गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता ही है कि हम CUET का कोर्स कर रहे हैं, तो CUET का कोर्स का जो GS का कंपोनेंट है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसे कि आज हमारा पहला दिन है, तो जैसे कि मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे हमारा कंपोनेंट का नाम है जनरल स्टडीज़ या जनरल नॉलेज। जैसे कि अभी तक आपने एकेडमिक पढ़ाई की होगी, 12th तक सब एकेडमिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर जनरल स्टडीज़ हम बेसिकली ये सारा एकेडमिक्स का ही कंपाइल करके जनरल स्टडीज़ बनता है, जनरल नॉलेज। जैसे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ वो पढ़ते हो, उसी को कंपाइल करके जनरल नॉलेज सब्जेक्ट बनता है। तो जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, लिमिटलेस और इनफाइनाइट है। तो इसको पढ़ने के लिए एक पर्टिकुलर, आप कहो कि एक पर्टिकुलर सिलेबस है, पर्टिकुलर बुक्स है, वैसा नहीं है। पर हाँ, CUET का एक पर्टिकुलर सिलेबस है, आपने उसी के हिसाब से चलना है और उसी के लेवल के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम जनरल स्टडीज स्टार्ट करेंगे, पर सबसे पहले मैं आपको एक एडवाइस दे देता हूँ जनरल स्टडीज के बारे में, कि जनरल स्टडीज का बेसिक आपका कहां से स्टार्ट होगा? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है जो एक बने बनाए नोट्स हैं। जिसको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत पड़ गई, हैबिट बना ली जिसने न्यूज़पेपर पढ़ने की, उसने 90% GS कवर कर लिया। तो आज से स्टूडेंट्स क्या करेंगे? न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बना दो आप, चाहे इंग्लिश का पढ़ो, हिंदी का पढ़ो, उर्दू का पढ़ो, किसी भी लैंग्वेज का पढ़ो। और न्यूज़पेपर में आपको जो जनरल चीज़ें हैं, प्राइम मिनिस्टर, करंट चीज़ें हैं, जैसे ईरान इजराइल वॉर चल रही है, यूक्रेन रशियन वॉर चल रही है, तो उसकी नॉलेज आपको ऑटोमेटिकली लग जाएगी कि रशिया का प्रेसिडेंट कौन है, यूक्रेन का कौन है, ईरान का कौन है, US का कौन है, इराक का कौन है, इजराइल का कौन है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट स्टार्ट करें, बाकी जो सिलेबस है वो हम कवर करेंगे ही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हम जनरल स्टडीज में हमारा पहला कंपोनेंट है इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, तो आपको पता है कि इंडिया और वर्ल्ड, इंडिया एक नेशन है, वर्ल्ड एक पूरे ग्लोब को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इंडिया और वर्ल्ड पे टॉपिक पे आने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि हम एग्जिस्ट कहाँ करते हैं। अगर कोई कंट्री का नाम ले रहे हैं या वर्ल्ड, पूरी दुनिया, अर्थ का नाम ले रहे हैं, वो एग्जिस्ट कहाँ करता है? यूनिवर्स में करता है। तो हम पहले यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुई, क्या उसके पीछे प्रोसेस थी, फिर प्लैनेट्स कैसे बने, फिर एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मीटेओराइट्स, सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक अब आज का स्टार्ट होगा यूनिवर्स से। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है पहला यूनिवर्स। स्टूडेंट्स आपको यूनिवर्स का तो नॉलेज होगा ही, आपने 12th तक पढ़ा ही होगा। 10th तक, अगर कोई आर्ट्स का है तो उसने 10th तक पढ़ा होगा, साइंस वाले ने 12th तक पढ़ा होगा, प्लैनेट्स के बारे में, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स ने तो पढ़ा ही होगा। तो यूनिवर्स आपको पता ही है कि यूनिवर्स एक लिमिटलेस एंटिटी है, जिस इनफाइनाइट एंटिटी है। यूनिवर्स का पता हमें, आपको पता है, हमारे जो पुराने साइंटिस्ट थे, जैसे आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का हिस्ट्री के स्टूडेंट्स ने नाम पढ़ा होगा। आर्यभट्ट थे, या इटली के साइंटिस्ट थे गैलीलियो। इन्होंने यूनिवर्स को आज से 1500 साल पहले स्टडी किया था। तो यूनिवर्स का ओरिजिन फिर बाद में जब साइंस, मॉडर्न साइंस आई, तो यूनिवर्स के ओरिजिन को और अच्छी तरह पढ़ा गया। तो यूनिवर्स के ओरिजिन, कि यूनिवर्स ओरिजिनेट कैसे हुआ, हाँ साथ में आप नोट करते रहें ये चीज़ें। ये अब आपके ऑफिशियल नोट्स तैयार हो रहे हैं, आप नोट करते रहें। ठीक है,
यूनिवर्स की ओरिजिनेशन कहाँ से हुई, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके पीछे भी अभी सब थ्योरीज ही है, बड़े किस्म की थ्योरीज, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी। जैसे कि हम देखते हैं इमैनुअल कांट एक जर्मन साइंटिस्ट थे या फिलोसफर थे, उन्होंने थ्योरी दी थी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको ऐसे ही नाम बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे आगे लिखना है आपने, इमैनुअल कांट हैं, एक चैम्बरलेन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की कुछ थ्योरीज दी, जो हमारे लिए सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर ऐसे आपको नाम बता रहा हूँ मैं। हाँ, सबसे ऑथेंटिक थ्योरी जो ओरिजिन की यूनिवर्स की सबसे ऑथेंटिक थ्योरी मानी जाती है, उसको कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। आपने कई स्टूडेंट्स ने, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स या साइंस के स्टूडेंट्स ने कभी ना कभी पढ़ा होगा ये बिग बैंग थ्योरी। ये सबसे ऑथेंटिक थ्योरी मानी जाती है अभी तक, अभी तक ये सबसे ऑथेंटिक थ्योरी मानी जाती है। बिग बैंग थ्योरी का ये मतलब है कि एक ब्लास्ट, बैंग, बिग बैंग, बिग ब्लास्ट, ये आप नोट कर लें। ये बिग बैंग थ्योरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की सबसे ऑथेंटिक है, और इसके जो ओरिजिनेटर हैं, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया, जिसको डिस्कवर किया, उनका नाम है एडविन हबल। क्या नाम है, ये भी नोट करें आप, एडविन हबल। कब किया, 1920 में। मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में इस थ्योरी के बारे में बताऊंगा, ये नोट करें आप, बिग बैंग थ्योरी, एडविन हबल। ये बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरी है। जितनी भी हमारी थ्योरीज हैं यूनिवर्स के रिलेटेड, उसका ओरिजिन ही ये थ्योरी है। अगर आने वाले टाइम पे, आज से 50-100 साल बाद कोई नया साइंटिस्ट नई थ्योरी दे तो इसको गलत साबित कर दे तो वो बात अलग है, पर अभी तक ये सबसे ऑथेंटिक थ्योरी है, ठीक है। आप प्लीज़ नोट करें इसको, सारा नोट कर लें आप। अब देखें, हम यूनिवर्स में, एक इस यूनिवर्स में हमारा तो एग्जिस्टेंस है ही, हम अर्थ, प्लैनेट अर्थ में रहते हैं, तो है तो इस यूनिवर्स का पार्ट ही है। पर यूनिवर्स में बड़े सारे प्लैनेट हैं, मिलियन ट्रिलियंस प्लैनेट होंगे, इतने भी सारे हैं कि हमें पता ही नहीं है उनका। तो यूनिवर्स में, यूनिवर्स भी किसी कुछ एंटिटीज में डिवाइड होता है, जैसे जिनको कहा जाता है गैलेक्सीज। एक यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होती हैं, उनमें से एक गैलेक्सी में हमारा प्लैनेट है। सोच लो कि यूनिवर्स कितना वास्ट है, कि एक यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं, एक गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है, और उनमें से एक सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ एग्जिस्ट करता है। आप तो सोच सकते हो कि वास्टनेस कितनी है यूनिवर्स की, कि जिसकी बाउंड्री का पता ही नहीं हमें। तो एक पूरा यूनिवर्स मिलियंस गैलेक्सीज में डिवाइड है, और उस एक गैलेक्सी मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम में डिवाइड है, और उस एक सोलर सिस्टम में हमारा एक प्लैनेट है, छोटा अर्थ। तो हम इंसान, आपको पता है, ह्यूमंस बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम एक सबसे सुपीरियर लिविंग बीइंग है, हमने बड़ा कुछ अचीव कर लिया। हाँ, अचीव तो किया है, पर हमारा एग्जिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स क्या है। जैसे एक एटम का एग्जिस्टेंस होता है ना, तो वही हमारा एग्जिस्टेंस। एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एग्जिस्टेंस, वही हमारा पूरे सोलर सिस्टम में हमारे अर्थ के एग्जिस्टेंस है यूनिवर्स में। तो ये हमारा अर्थ है। और आपको पता है हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी में है, उसका नाम पता है किसी को? उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। ये नोट कर लो आप, ये सारे नोट करना है आपने। क्या नाम है हमारी गैलेक्सी का? मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हिंदी में बोला जाता है आकाशगंगा। तो हमारा सोलर सिस्टम आकाशगंगा या मिल्की वे गैलेक्सी में एग्जिस्ट करता है।
तो आप नोट कर लो इसको। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा बिग बैंग थ्योरी के बारे में कि उसके क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कहता है यूनिवर्स के बारे में। आपको जैसे मैंने बताया एडविन हब्बल, उनके नाम पे एक हब्बल टेलीस्कोप भी है, ये भी आप नोट कर लो, हब्बल टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप स्पेस में घूमता रहता है और ये डिस्टेंस हमारे से कितने बिलियंस ट्रिलियंस किलोमीटर दूर प्लैनेट्स हैं, कोई स्टार्स हैं, कोई एस्ट्रॉयड हैं, उनको ये उनके फोटो खींचता रहता है। ये टेलीस्कोप स्पेस में घूमता रहता है ये, तो उनके नाम पे एक हब्बल टेलीस्कोप है, ये भी नोट कर लो आप। नासा ने बनाया ये। नासा एक यूएसए की स्पेस एजेंसी है, ये सब नोट कर लो। इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम पता है आप किसी को? पता ही होगा आपको, कईयों को तो पता होगा। उसका क्या नाम है? इसरो। ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको, अभी आप नोट कर लो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। यूएसए की है नासा, ऐसे बड़ी सारे हर देश की हैं। जापान की है जाक्सा, ये भी नोट कर लो आप। यूरोप की है ईएसए है। तो दुनिया में सबसे प्रोमिनेंट नासा ही मानी जाती है, रशिया की भी अच्छी मानी जाती है। तो आप ये नोट कर लो, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो अब नोट कर लिया आपने। अब अगला हम पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग थ्योरी के हम सिंपल फीचर्स पढ़ेंगे कि क्या क्या उसमें हुआ था और क्या क्या उसने एडविन हबल ने हाइपोथाइज किया। तो सबसे पहला स्टेप किया हुआ था, सबसे पहले जैसे ब्लास्ट का वो सबसे पहले कहते हैं कि यूनिवर्स एक कैसे, सबसे पहले यूनिवर्स कैसे था? टाइनी बॉल। यूनिवर्स की सारा मैटर और सारी एनर्जी एक टाइनी बॉल में थी, एनर्जी प्लस मैटर, एक टाइनी बॉल था सिर्फ। ये डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एक टाइनी बॉल में सारी यूनिवर्स की एनर्जी थी और मैटर भी था। तो फिर क्या हुआ? बिग बैंग हुआ। ब्लास्ट हुआ और सारी एनर्जी स्प्रेड हो गई। ठीक है, बिग बैंग होने से क्या हुआ? सारा मैटर स्प्रेड हो गया। और मैटर स्प्रेड होने से क्या हुआ? मैटर, आपको पता है मैटर 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और मैटर भी 3 टाइप का था, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी वो पहले कंडेंस होने लगा।
और डेंसिटी ने डिसाइड किया कि क्या प्लैनेट बनेगा, क्या एस्ट्रॉइड बनेगा, और जिसकी ज़्यादा डेंसिटी थी वो सॉलिड फॉर्म में बना और वो प्लैनेट बन गया, और जिसकी डेंसिटी थोड़ी कम थी, टेम्परेचर ज़्यादा था, उसमें गैसेस थी, वो स्टार्स बन गए। जैसे आपको पता सन भी हमारा एक स्टार ही है। तो ये बिग बैंग थ्योरी, और बिग बैंग थ्योरी की एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि ये कहते हैं यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। ये बिग बैंग थ्योरी है। तभी वो कहते हैं कि यूनिवर्स हमेशा एक्सपैंड होता है और होता रहेगा, गैलेक्सी का साइज बढ़ता जा रहा है, प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। ये बिग बैंग थ्योरी है। यूनिवर्स का एक्सपेंशन का एक सबसे अच्छी एग्जांपल है कि आप एक बैलून लो, उस पर 2 डॉट डालो, खाली बैलून, फिर आप उसमें थोड़ी सी हवा भरो, वो बैलून बड़ा होगा। एक तो डॉट का साइज भी बड़ा होगा, ऊपर से उनके बीच में डिस्टेंस भी बड़ा होगा। तो ये समझ लो कि डॉट गैलेक्सी है। तो इसी तरह गैलेक्सी का साइज भी बढ़ रहा है और यूनिवर्स भी एक्सपैंड हो रहा है। तो ये बिग बैंग थ्योरी के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और जो मैटर सॉलिडिफाई हो गया वो प्लैनेट बन गया, जो थोड़ा गैसेस, जिसमें टेम्परेचर हाई था, जो गैसेस की फॉर्म है वो स्टार सन बन गया। तो इस तरह हमारे यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई। तो ये आप नोट कर लो। जैसे मैंने आपको बताया कि बिग बैंग थ्योरी का किसने दी थी, एडविन हब्बल। तो आप नोट कर लो इसको। ये बिग बैंग थ्योरी आपको मैंने ब्रीफ में समझाई है, अब डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके लेवल के लिए ये बड़ा है। ऐसे तो बड़ी डिटेल में भी पढ़ सकते हो आप, पर ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही पढ़ो। बस ये याद रखना, बिग बैंग थ्योरी के यूनिवर्स एक्सपेंशन है और एडविन हब्बल का नाम याद रखना। अब हम आ जाएंगे हमारे सोलर सिस्टम पे। आपने यूनिवर्स के बारे में पढ़ लिया, हमारी गैलेक्सी के बारे में पढ़ लिया। हमारा यूनिवर्स डिफरेंट गैलेक्सीज में डिवाइड है, उसमें से एक गैलेक्सी है आकाश गंगा या मिल्की वे, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सोलर सिस्टम का थोड़ा बहुत आपने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासेस में। तो सबसे पहले सोलर सिस्टम का मिडल क्या है, सेंटर क्या है, हमारे सन। सन जैसे मैंने आपको बताया एक स्टार है, और ये भी बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग उसी प्रोसेस से बना है, बिग बैंग से ही बना है। और सन, आपको पता है सन कॉन्टिन्यूस एनर्जी दे रहा है, उसके अंदर कोई रिएक्शन हो रही है, जो आपको पता होना चाहिए, साइंस के स्टूडेंट्स को तो पता ही, न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन प्लस हीलियम की न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है, और वह लगातार हो रही है, और तभी सूरज कई करोड़ सालों से लगातार हमें एनर्जी दे रहा है। तो ये आप याद रख सकते हो कि स्टार्स में जो एनर्जी आती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से आती है। एक दूसरी प्रोसेस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, वो एक अलग प्रोसेस है। वो जैसे हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें यूज होती है, यहाँ हमारे जो एटॉमिक बम होते हैं उसमें भी ये न्यूक्लियर फ्यूजन यूज होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा। तो ये याद रखना कि सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। तो अब हमारा प्लैनेट्स जो सोलर सिस्टम के आगे अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसका एक पैटर्न है, जैसे कईयों को पता ही होगा। सबसे पहला प्लैनेट क्या है जो बिल्कुल सन से पहले सबसे पास है, उसका नाम क्या है, पता ही होगा आपको, उसका नाम है मर्क्यूरी। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को एक एडवाइस देता हूँ कि आप एक एटलस ले लो और एक वर्ल्ड मैप ले लो और एक इंडिया का मैप ले लो, उससे आपको आधे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप पहले वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखना, जो आजकल जगहें
न्यूज़ में चल रही हैं, इजराइल, ईरान, कहाँ पे हैं वो, पता चले आपको, पर्शियन गल्फ, रेड सी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, नाम तो आप रोज सुनते हो, आपने मैप पे देखो उसको। तो सबसे पहले आ गया मरकरी। मर्क्यूरी प्लैनेट का आपको पता है सबसे पास है, और नेचुरल जो सूरज सबसे पास है, सबसे गर्म प्लैनेट होगा, लाइफ तो यहाँ एग्जिस्ट हो नहीं सकती। तो सबसे पहला है प्लैनेट है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बाद आता है वीनस। ये ऑर्डर तो बच्चों को पता ही होगा, फिर भी आप एक बार देख लो। वीनस के बाद कौन आता है, अर्थ, जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमारा प्लैनेट है। अर्थ के बाद आता है मार्स। मार्स के बाद आता है, अच्छा मार्स के, चलो पहले हम 4 प्लैनेट इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स के बारे में। नोट कर लो ये आप। तो देखें, मर्क्यूरी की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ज़्यादा आपने याद नहीं रखनी है, थोड़ी बहुत रख लो याद। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि जैसे मेरे पास भी एटलस ही है, तो अब मैं भी एटलस से यूज़ करता हूँ पढ़ाने के लिए, तो आप भी एटलस ले लो, आधी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। 57.9 मिलियन किलोमीटर अर्थ से इसका, सॉरी सन से इसका डिस्टेंस है, ठीक है। और इसका डेंसिटी याद रखो बस, सॉलिड प्लैनेट है ये, एक रॉक से बना हुआ है। अभी आप आगे पढ़ोगे कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो सिर्फ सिंपल गैस ही है, वहाँ वो सॉलिड है ही नहीं, ज़मीन है ही नहीं उधर, पर अगर उसमें इकट्ठा एक एंटिटी बनी है तो इसलिए उसको प्लैनेट बोला जाता है, बाकी उसमें कुछ ज़मीन नहीं है, वो आप आगे पढ़ोगे। डेंसिटी इसकी कितनी है, इसकी डेंसिटी है 5.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इस मर्क्यूरी की डेंसिटी है। और इसका रेवोल्यूशन, ये अर्थ का पूरा चक्कर कितने दिनों में लगाता है, 88 डेज। आपको पता है ये जो रेवोल्यूशन होता है, पूरा जो चक्कर लगाते हैं एक प्लैनेट अर्थ का, सॉरी सन का, वो क्या डिसाइड करता है कि 1 ईयर, एक साल में जो हम कहते हैं ना हमारे कितने दिन है, 365 डेज, वो कैसे कैलकुलेट किए हैं कि 365 डेज लगते हैं अर्थ को पूरा चक्कर घूमते, तो इसलिए तो वैसे ही मरकरी को कितने दिन लगते हैं, 88 डेज लगते हैं, तो मरकरी में एक साल 88 दिन का होता है। तो ये भी आप फिगर याद रख सकते हो, नोट कर लो आप। हाँ एक चीज़ और लिख लो, इसका टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर कितना है इसका, 167 डिग्री सेल्सियस। सोच लो, तो लाइफ तो एग्जिस्ट कर नहीं सकती, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल हो जाता है, तो इस टेम्परेचर पे तो कुछ एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो आप इसको नोट कर लो ये टेम्परेचर। फिर हम पढ़ेंगे वीनस के बारे में। वीनस जैसे आप देख रहे हो थोड़ा सा आगे है, तो उसका सन से डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। कितना डिस्टेंस है इसका, 108.2 मिलियन किलोमीटर। डेंसिटी कितनी है इसकी, डेंसिटी इसकी है 5.245। और इसका जो एयर है, ये कितने दिन लेता है पूरा राउंड खत्म करने के लिए वीनस,
224.7 डेज। देखो तो अर्थ के थोड़ी पास है, अर्थ के 365 है, इसके इतने हैं, तो इसका रेवोल्यूशन इतने दिनों में रहता है वीनस का। वीनस को अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है, ये भी याद रखना। अर्थ का जुड़वा प्लैनेट बोला जाता है वीनस को। फिर हमारा थर्ड प्लैनेट आ गया जो हमारा होम प्लैनेट है। अच्छा, इसका मीन टेम्परेचर भी लिख लो आप, वो नेचुरली ज़्यादा ही होगा क्योंकि लाइफ तो वहाँ एग्जिस्ट करती नहीं। इसका देख लो कितना है, 464 डिग्री सेल्सियस। तो ये हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, ये भी याद रखना। आप ये गलती बड़े स्टूडेंट्स करते हैं कि वो मरकरी सोचते हैं अर्थ सन के पास है तो वो हॉटेस्ट है, पर हॉटेस्ट वीनस है, उसका मीन टेम्परेचर इतना है। तो ये भी आप ध्यान रखना, ये लिख लो आप, ये आ सकता है आपको एग्जाम में। इनकी एक बात और याद रखो, इनके मून्स, हमको पता है आपको हमारा एक मून है। मून क्या होता है? नेचुरल सैटेलाइट होती है जो प्लैनेट के आगे पीछे घूमती है। तो इसका 0 है, इसका भी मून 0 है, इनका कोई मून नहीं है। अर्थ का 1 मून है। अभी आगे आप पढ़ोगे कुछ प्लैनेट है उनके 20-20, 30-30 मून है, तो इनका एक ही मून है हमारे अर्थ का, इनका कोई मून नहीं है। मून एक आपको पता है नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट का मतलब जो प्लैनेट के रिवॉल्व करते रहते हैं। अब जैसे हमारा होम प्लैनेट आ गया अर्थ, अर्थ का डिस्टेंस कितना है सन से, ये आपको पता होना चाहिए। वन 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, डेंसिटी इसकी है 5.514 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और रेवोल्यूशन वाला पीरियड 1 साल, अर्थ का तो पता ही आपको 365 डेज। लिख लो आप ये सब, और मीन टेम्परेचर भी लिख लो अर्थ का 15 डिग्री सेल्सियस। और ये इकलौता प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है अभी तक जो डिस्कवर हुआ। अगर आगे आने वाले टाइम पे कोई डिस्कवर हो जाए तो पता नहीं, अभी तक लाइफ इसी प्लैनेट पे है, अर्थ पे। आगे अब डिटेल में पढ़ेंगे जब थोड़ी अगला टॉपिक, अभी हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जब अर्थ पे आएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि अर्थ पे लाइफ क्यों एग्जिस्ट होती है। अब अगला प्लैनेट है हमारा मार्स। मार्स आपने देखा 4th प्लैनेट है। तो मार्स का जैसे आपने पढ़ा ही होगा, मार्स को मंगल ग्रह भी कहते हैं। तो मार्स सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारा सोलर सिस्टम का। इससे बड़ा प्लैनेट तो नहीं है, अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। आने वाले टाइम पे क्या पता कोई डिस्कवर हो जाए। सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है ये, जो अभी तक नोन प्लैनेट्स में है। और कितना लार्ज है कि आप मान लो कि अर्थ से 10 to 12 टाइम्स बड़ा है, 10 से 12 गुना बड़ा है। आप सबने कोई मूवी देखी है मार्शियन? मार्शियन मूवी देखी है?
वो एक हाइपोथेटिकल मूवी है, उस पर अभी तक मार्स पे कोई इंसान गया नहीं है। हाँ, नासा के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स गए हैं, वो उन्होंने डिस्कवर किया कि वहाँ पे कभी किसी टाइम पानी था, पर अभी तक वहाँ लाइफ का कोई एविडेंस मिला नहीं है। तो आप इसका साइज देख लो, अर्थ से कितना बड़ा होगा, 10-12 टाइम्स बिगर है। ठीक है, इसकी डेंसिटी पर अर्थ से कम है। वो क्यों है कि जैसे जैसे प्लैनेट अर्थ से, सन से दूर जाते जाते हैं ना, ये सन है, ये चौथे नंबर पे मार्स आता है, अर्थ, वीनस, मर्क्यूरी। जैसे जैसे प्लैनेट पीछे जलते जाओगे आप, तो इसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। तो इसकी डेंसिटी कितनी है, 3.945 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नोट करते जाओ। मीन टेम्परेचर इसका माइनस में देख लो, तो लाइफ तो यहाँ एग्जिस्ट कर नहीं सकती, -55। मीन टेम्परेचर ये हो गया। इसका एयर रेवोल्यूशन का जो टाइम लेता है पूरा रेवोल्यूशन खत्म करने के लिए, उसका क्या टाइम है, 687 डेज। देख लो, हमारे अर्थ का समझ लो डबल ही है यहाँ का 1 साल, तो ये 687 डेज लेगा। हमारे 2 साल होंगे, इनका 1 साल होगा। इनका किनका होगा, वहाँ कोई लाइफ ही नहीं है तो किसी का नहीं होगा, पर ये है 687 डेज। तो आप देख ही लो, इस टेम्परेचर पे तो लाइफ एग्जिस्ट कर नहीं सकती, तो नेचुरल है, यहाँ लाइफ तो होगी नहीं। तो ये आपके मार्स के फीचर्स हैं, ये आप नोट कर लो। तो पहले 4 जो प्लैनेट्स पढ़े आपने, इनको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ये याद रखना है। पहले 4 कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। टेरेस्ट्रियल मतलब ये सॉलिड रॉक के बने हुए हैं। और जो आगे अगले 4 हैं उनको जोवियन, वो बाद में पढ़ेंगे हम। अभी देखो, मार्स के बाद तो ऐसे, जुपिटर के बाद, मार्स के बाद तो जुपिटर आएगा। मार्स और जुपिटर डायरेक्ट नहीं आता, उसके बीच में कुछ होता है, वो आप डिटेल में, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। यहाँ तक तो पढ़ा होगा आपने, ये एक थोड़ी डिटेल चीज़ है, ये नहीं पढ़ा होगा आपने, इसके बारे में पढ़ोगे आप। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना, ये मार्स एक लार्जेस्ट प्लैनेट नहीं है, वो जुपिटर है, बाद में पढ़ेंगे। ये आप करेक्शन कर देना, इसको काट देना। हाँ, अर्थ से बड़ा है, इतना ध्यान रखना, अर्थ से बड़ा हुआ है पर इससे लार्जेस्ट नहीं है। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे सोलर सिस्टम, ये हमारा सन है, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मार्स के बाद ऐसे तो जुपिटर आता है, पर मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट आती है जिसको हम बोला जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। उसमें एस्ट्रॉइड्स घूमते रहते हैं। एक सॉलिड छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, छोटे छोटे लैंड के पीस होते हैं जो सन के आगे पीछे ये भी गोल गोल घूमते रहते हैं, जिनको बोला जाता है एस्ट्रॉइड्स। इसको बोला जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो मार्स और जुपिटर, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, ये नोट कर लो कि कोई पूछ सकते हैं कि एस्ट्रॉइड बेल्ट कौन से 2 प्लैनेट्स के बीच एग्जिस्ट करती है, मार्स और जुपिटर के बीच। लिख लो, ये इसको बोला जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। जब आप एटलस लोगे तो आपको ये दिख ही जाएगा। तो आप एटलस, 2 वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप ले लो और न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल दो। तो आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल दी तो जीएस आधा कवर हो जाएगा आपका।
अच्छा एक चीज़ और, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? आपको सुन के हैरानगी होगी, 2005 तक 9 थे, पर 2005 के बाद साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि अब हम 8 प्लैनेट्स रखेंगे। तो एट प्रेजेंट हमारे पास सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं, ये याद रखना। 2005 तक 9 थे। किसको उन्होंने एक्सक्लूड किया, किसको निकाल दिया? उन्होंने निकाल दिया प्लूटो को। प्लूटो को निकाल दिया उन्होंने। प्लूटो अब एक प्लैनेट नहीं है, ये भी नोट कर लो आप। तो एट ए टाइम हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है। तो स्टूडेंट्स यहीं तक आप, आज का हम यहीं रखते हैं। आज पहला दिन है तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा ही रखें। तो आप ये सब रिवाइज़ करें और न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें। एक एटलस ले लो, वर्ल्ड मैप ले लो और इंडिया का मैप ले लो। और जो आप न्यूज़ में, पेपर में कोई जगह का नाम ढूंढते हो तो आप मैप की जब स्टडी करोगे तो आपको सी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ, ईरान, रशिया, यूक्रेन कहाँ है ये पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू, कल मिलते हैं।